Today we are going to explore an important chapter of history. By the end of this video, you will understand the key concepts, important events, and exam focused points in a very simple manner. So let's begin. ये चैप्टर है हमारा बेस्ड ऑन सिटीज एंड स्टेट्स, जो कि एक्सप्लोरेशन बुक से लिया गया है. हिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम लोग वन शॉट एक्सप्लेनेशन में कवर करेंगे 30 to 40 मिनट्स के वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं और सारे टॉपिक्स इसमें कवर्ड होंगे इस चैप्टर में. तो स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन. हैव यू एवर हर्ड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? क्या आपने कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सुना है? व्हाट हैपेंड आफ्टर इट एंडेड? जब हड़प्पन सिविलाइजेशंस एंड हो गई उसके बाद आखिर क्या हुआ वो देखने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में. और डिड सिटीज डिसअपियर फॉरएवर? क्या वो जो सिटीज थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई? तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग अभी देखने वाले कि आखिर हुआ क्या हिस्ट्री में. After the Harappan civilization declined around 1900 BCE, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो हमारा डिक्लाइन हुआ, खत्म हुआ अराउंड 1900 BCE के टाइम पे. मोस्ट सिटीज डिसअपियर्ड, ज्यादातर जो सिटीज थी वो सारी गायब हो गई, डिसअपियर्ड, खत्म हो गई. फॉर नियरली 1000 years इंडिया वाज मेनली लैंड ऑफ विलेजेस. ऑलमोस्ट 1000 years तक इंडिया जो हमारा था वो मेनली विलेजेस का पूरा लैंड था, पूरे विलेजेस हुआ करते थे इंडिया में. देन न्यू सिटीज स्टार्टेड ग्रोइंग. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाले टाइम पे जो नई नई सिटीज थे वो दोबारा से रिफॉर्म होना स्टार्ट होते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं. दिस पीरियड इज कॉल्ड द सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया. तो बच्चों अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है इन हिंदी शहरीकरण करना, मतलब शहर को बसाना विलेजेस वाले एरिया में, और इसी को अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया. और इसके बाद क्या होता है बच्चों, सेकेंड अर्बनाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज सेकेंड अर्बनाइजेशन? अब हमें ये देखना है. अभी आप लोगों ने अर्बनाइजेशन समझा, अब देखिए. अर्बनाइजेशन मींस ग्रोथ ऑफ सिटीज, सिटीज को ग्रो करना, बनाना, सिटीज, विलेजेस को सिटीज में कन्वर्ट करना. फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सा अर्बनाइजेशन था बच्चों? हड़प्पन सिविलाइजेशन था. सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी. सेकेंड सिविलाइजेशन क्या था? न्यू सिटीज डेवलप्ड इन गंगा प्लेन्स. नए नए सिटीज जो गंगा प्लेन्स के इलाके जो एरियाज हैं उसमें नए नए सिटीज डेवलप होने लगे, लोगों ने डेवलप किए. वहां पे क्या हुआ, नए नए सिटीज बनेंगे बच्चों तो क्या होगा, ट्रेड का सिस्टम, लोग वहां पे रहेंगे तो ट्रेड की भी तो जरूरत पड़ेगी चीजों को इधर से उधर करने में. तो यहाँ पे ट्रेड भी इंक्रीज हो गया. पॉपुलेशन इंक्रीज, लोग सिटीज में रहने लगे, धीरे धीरे यहाँ की पॉपुलेशन डेंस होने लगी, बढ़ने लगी. पावरफुल स्टेट्स इमर्ज्ड, और धीरे धीरे देखते ही देखते पावरफुल स्टेट्स बनने लगे क्योंकि बहुत से लोग वहां पे रहना स्टार्ट कर दिए थे. आगे देखते हैं. When more people start living in towns and cities instead of villages, it is called urbanization. तो अभी हम लोगों ने देखा था जब ज्यादा से ज्यादा लोग टाउन और सिटीज में रहना स्टार्ट कर देते हैं, विलेजेस के जगह विलेजेस को रिप्लेस कर देते हैं टाउन्स और सिटीज से, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं बच्चों, अर्बनाइजेशन कहते हैं. आगे देखते हैं. सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें आखिर ये सारी चीजें पता कैसे चली कि कैसे कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे चला वगैरह वगैरह, जो भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आखिर वो सोर्सेस हमें कहां से मिलती है. तो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा ये है. हिस्टोरियंस लर्न अबाउट दिस पीरियड थ्रू आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज. आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज मतलब होता है बच्चों जो पास्ट पीरियड से हमें मिला हो, एक्सकेवेशन किया हो हमने, यानी कि टूल्स मिले हो या कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई मिली हो या कोई कॉइन मिला हो, कोई स्कल्पचर मिला हो, जो ये चीज सारी कुछ इंफॉर्मेशन हमें देते हो. तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज यही सब है. एंड एंशिएंट लिटरेचर, एंशिएंट लिटरेचर से भी हमें पता चला, मतलब रिटन टेक्स्ट के फॉर्म में. एक्सकेवेशंस हैव रिवील्ड ruins, टूल्स एंड कॉइन्स. एक्सकेवेशन, जब हम लोगों ने और ज्यादा एक्सकेवेट किया, और ज्यादा डिस्कवरी की, खोज की, तो हमें टूल्स भी मिले, कॉइन्स भी मिली. While Vedic, Buddhist and Jain texts describe the society and political systems of the time. किस टाइम पे? उस टाइम पे वैदिक टेक्स्ट हमें मिली, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिली और जैन टेक्स्ट भी मिली, जो कि जिसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था, सोसाइटी के बारे में, कि हमारा सोसाइटी कैसा है, कैसे शेप हुआ है, और पॉलिटिकल सिस्टम्स, क्या पॉलिटिकल सिस्टम्स उस टाइम पे चल रहे हैं, लोग किस तरीके से लीड कर रहे हैं, कैसे लोग अपना लाइफ को अच्छे तरीके से लिव कर रहे हैं, ये सभी चीजें हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में पता चली. राइज ऑफ जनपदा. जनपदा कैसे हम लोगों को पता चला, कैसे मिला? ग्रुप्स ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन कस्टम्स एंड लैंग्वेजेस सेटल्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स. तो जनपदास क्या होता है बच्चों, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं जब अपने अपने लैंग्वेजेस को एक दूसरे को, जैसे कि दो कंट्री फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यूएस और इंडिया, तो लोगों में कैसे दोनों कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक लैंग्वेज के थ्रू जो कि इंग्लिश है. उसी तरीके से लोग
अलग अलग जगहों पे जा जाकर और एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। इसी से क्या होता है, राइज ऑफ जनपद स्टार्ट होते हैं। दीज टेरिटरीज वर नोन एज जनपद, और इन्हीं टेरिटरीज, ये सभी लोग जो मिलके बनाए, जो जगह बनाए जहां पे ये लोग रह सके, सारा कुछ अपना जीवन यापन कर सके, उसे हम लोग कहते हैं टेरिटरीज ऑफ जनपद, जिसको जनपदा भी कहते हैं। ईच जनपदा हैज इट्स ओन रूलर, जितने भी जनपद जो थे उसमें सभी के एक एक ईच रूलर थे, सभी को एक रूलर लीड करते थे। टेरिटरी एंड गवर्निंग सिस्टम, सब में एक एक रूलर, एक टेरिटरी सबके अंडर में, और एक गवर्निंग सिस्टम भी सबको प्रोवाइडेड था। आगे क्या होता है, ये है हमारा मैप, इसको आप अच्छे से याद कर लोगे। इसमें जो जो जगहें हैं जैसे कि कोसाला, काशी, विदेहा, ये सभी जगहें जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखने को, मगध, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सभी कुछ जगहें हैं। अवंती, ये सभी हमेशा पेपर में आता है। मध्य, ये सभी आपको याद करना है बच्चों। 16 मेजरली 16 महाजनपद हमें याद करने हैं, जो कि 600 BCE टू 300 BCE के टाइम पे देखने को मिले थे और फॉर्म हुए थे। तो ये सभी आपको लर्न करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो इसके बाद जनपद जो बने थे उनका ग्रोथ कैसे हुआ, ग्रोथ ऑफ जनपद। एज एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एक्सपैंडेड, जैसे जैसे एग्रीकल्चर, लोगों को उनमें ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, अर्बनाइजेशन होगा, तो लोगों को एग्रीकल्चर भी करना होगा, क्योंकि खाने के लिए एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए। और उसके लिए एग्रीकल्चर से सिर्फ नहीं होता, क्योंकि उससे एग्रीकल्चर जो चीज हम लोग फॉर्म करते हैं उसको हम लोग और भी जगह पे एक्सपैंड करना होता है, तो उसके लिए लोगों ने ट्रेड को भी एक्सपैंड किया। Many जनपद्स became richer and more powerful, और ट्रेड से क्या होता है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लोग रिच बनने लगे, पावरफुल बनने लगे, ज्यादा ट्रेड करके ज्यादा लोग पावरफुल बनने लगते हैं, आपको पता होगा। Some smaller states merged together, कुछ छोटे छोटे जो स्टेट्स बने थे वो सभी एक साथ जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, और वो सभी मिलके क्या बनाते हैं, एक लार्जर पॉलिटिकल यूनिट, जिसको क्या कहते हैं, महाजनपद। तो इन्हीं का नाम है महाजनपद, इसको भी आप नोट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाजनपद क्या होता है, छोटे छोटे स्टेट्स जब टुगेदर मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, लार्जर पॉलिटिकल यूनिट बनाते हैं, जिसका नाम क्या रख दिया गया था, महाजनपद। तो यहां तक क्लियर होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, महाजनपद, द वर्ड, ये वर्ड महाजनपद कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है, द वर्ड महाजनपद मीन्स ग्रेट स्टेट। महाजनपद का क्या मतलब होता है बच्चों, ग्रेट स्टेट, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल जो स्टेट्स हैं वो मिलके अगर फॉर्म कर रहे हैं किसी एक स्टेट को, तो वो काफी अच्छा होगा, काफी बड़ा होगा, लार्ज होगा, काफी ग्रेट होगा। तो इसका नाम, इसीलिए इस वर्ड का मतलब क्या है, ग्रेट स्टेट। बाय द 6th century BCE, 6th century BCE के टाइम पे क्या होता है, 16 मेजर महाजनपद एग्जिस्टेड इन नॉर्दर्न इंडिया। तो इस टाइम पे क्या होता है, 16 मेजर, जो अभी मैंने आपको बताया था, कुछ 16 मेजर महाजनपद जिसको सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उन सभी को लोगों ने फॉर्म किया। अभी फिलहाल आपको कम से कम 4 महाजनपद के नेम्स याद होने चाहिए, वो हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं और वो आएंगे एग्जाम में, तो वो आपको लर्न करना होगा। These states controlled large territories, तो ये जो स्टेट्स थे जो कि महाजनपद के फॉर्म में बने थे, ये बड़े बड़े जो लार्ज टेरिटरीज थे उन सभी को लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एंड बिकम सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज का सिस्टम पूरा का पूरा कैसे वर्क करेगा, यानी कि एक सिस्टम में क्या होता है, किंग होता है, उसमें उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, वो सभी लोग मिलके ट्रेड में हेल्प करेंगे। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट महाजनपद। तो इंपॉर्टेंट महाजनपद के नाम मैंने अभी आपको बताया था, कुछ 4 मेन आपको याद करने हैं। अमंग द 16 महाजनपद, मगध, कोसाला, वत्स एंड अवंती, ये चारों आपको लर्न करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर द मोस्ट पावरफुल, ये सभी मोस्ट पावरफुल हुआ करते थे। कौन कौन से, मगध, कोसाला, वत्स और अवंती। देयर फर्टाइल लैंड्स, यहाँ पे जो लैंड थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी। स्ट्रॉन्ग आर्मीज, यहाँ की जो आर्मीज थी वो काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, यहाँ के जो किंग थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, पूरे आर्मी को लीड करते थे। एंड ग्रोइंग ट्रेड हेल्प देम बिकम डोमिनेंट स्टेट। और ये चारों मेन महाजनपद से मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे जो होगा ट्रेड सिस्टम वो काफी ज्यादा डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट मतलब होता है बच्चों काफी ज्यादा, बाकी से बेटर, बहुत अच्छे मात्रा में यहाँ पे ट्रेड वगैरह किया जाता था, तो ये काफी डोमिनेंट थे बाकी जगहों से।
कैपिटल्स एंड सिटीज, कैपिटल्स और सिटीज क्या थे वहां की, तो देखते हैं। एवरी महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी दैट सर्व्ड एज इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर। तो जितने भी महाजनपद थे सभी के एक कैपिटल सिटी थे। जैसे कि इंडिया का कैपिटल सिटी है, किसी स्टेट का कैपिटल सिटी होता है, वैसे ही इसका भी महाजनपद, सारे महाजनपद के भी एक कैपिटल सिटी होते हैं। ओके, आगे देखते हैं। राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी एंड उज्जैनी वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये भी आपको लर्न करना है। ये कुछ 4 नेम्स जो है, राजगृह, लेट मी टेक मार्कर, तो ये सभी जो थे राजगृह, वेट, तो राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी एंड उज्जैनी, ये चारों जो थे ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया माने जाते थे। ये भी आपको लर्न करना है अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं बच्चों, व्हाई गंगा प्लेन्स बिकेम इंपॉर्टेंट। जो गंगा प्लेन्स थे वो काफी इंपॉर्टेंट क्यों बने, तो अब ये देखते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बने क्योंकि most Mahajanapads developed in the Ganga plains because of fertile land. गंगा प्लेन्स बिकेम इंपॉर्टेंट। ये जो हमारे गंगा प्लेन्स थे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्यों बने हमारे लिए, तो देखिए, मोस्ट महाजनपद्स डेवलप्ड इन द गंगा प्लेन्स बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल। बहुत सारे जो महाजनपद्स थे वो सभी डेवलप कहां पे किए गए, गंगा प्लेन्स के पास। वहां पे इसलिए डेवलप किए गए क्योंकि जो भी रिवर होता है, रिवर के आसपास का जो सॉइल होता है वो काफी फर्टाइल होता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स उगाने में लोगों को बहुत ही ज्यादा उसमें फायदा मिलेगा। बहुत आसानी से क्रॉप्स ग्रो करेंगे, बहुत अच्छा मिट्टी होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी क्रॉप्स की। इसीलिए ज्यादातर जो मोस्टली महाजनपद थे वो डेवलप हुए कहां पे, गंगा प्लेन्स की तरफ। अबंडेंट वाटर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर। तो आपको पता होगा रिवर के आसपास में जो रीजन्स होते हैं वहां पे वाटर का तो बिल्कुल भी स्कार्सिटी नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है, अबंडेंट वाटर। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर भी वहां पे रिवर के शोर के पास प्रेजेंट होती है, बहुत ही ज्यादा हम लोगों को मिलता है, आयरन ओर भी प्रेजेंट। रिवर्स ऑल्सो हेल्प ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स। रिवर्स से लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पीपल भी कर सकते थे आसानी से उस टाइम पे, क्योंकि ज्यादा रोड्स एंड नेटवर्क्स तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग ज्यादा से ज्यादा जो ट्रांसपोर्ट यूज करते थे वो कहां से करते थे, रिवर के थ्रू। और गुड्स को भी रिवर से ही ट्रेड करने में बहुत ही ज्यादा लोगों को मदद मिलती थी उस टाइम पे। एनकरेजिंग द ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो और इस क्योंकि लोगों को मदद मिलती थी रिवर से जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो लोगों ने ट्रेड को और इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा एनकरेज किया और जो अपना महाजनपद था उसको बहुत ही आगे तक वो ले गए। आगे देखते हैं फोर्टिफाइड सिटीज। तो कुछ सिटीज देखते हैं वो कैसे थे। एंशियंट सिटीज वर प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्स। जो एंशियंट पुरानी, बहुत पुरानी एंशियंट सिटीज थी वो सभी बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्स से, काफी स्ट्रॉन्ग पत्थर से बने हुए वॉल्स से प्रोटेक्टेड किए गए थे। गेट्स एंड मोट्स, गेट्स, वॉल्स और मोट्स काफी बड़े बड़े और काफी मजबूत टाइप के। अभी भी आप देखोगे अगर इन सभी को पिक्चर्स में, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। मैं पिक्चर्स यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। अ मोट वाज अ डीप डिच फिल्ड विथ वाटर अराउंड द सिटी। तो मोट क्या होता है बच्चों, मोट जो होता है ना, जस्ट लाइक आप देखते होगे जो डेजर्ट का पिक्चर, तो डेजर्ट में आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलता है ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, वाटर वाला एक जस्ट लाइक पॉन्ड होता है, जैसा पॉन्ड होता है ना, पानी वाला पॉन्ड, रिवर की तरह पॉन्ड जो होता है उसी टाइप से एक डिच बनाया जाता है, उसी को मोट भी कहते हैं। तो सिटी के पास लोग इसको बनाते थे ताकि वाटर की स्कार्सिटी ना हो, आसानी से लोगों को यहां से वाटर मिल सके। दीज डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स हैव प्रोटेक्ट सिटीज फ्रॉम एनिमी अटैक्स। और ये सभी जो डिफेंसिव वाटर के स्ट्रक्चर्स या फिर बड़े बड़े गेट्स या फिर बड़े बड़े वॉल्स, ये सब बनाने से क्या होता है, लोगों को जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, एनिमी अटैक से वो बचते हैं थोड़ा। तो ये है हमारा ट्रेड रूट, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। तो ये हमारा हिस्ट्री के टाइम का पूरा ट्रेड रूट है, कहां से कहां ट्रेड होता था इंडिया का। आप देख सकते हो यहाँ से ये वाले रीजन से ऐसे ऐसे, ये सभी ट्रेड रूट्स है, ये जितने भी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी लर्न करने होंगे। ट्रेड रूट्स कैसे कैसे कहां तक फैले हुए थे, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। यहाँ से यहाँ ये पूरा दिख रहा है हमें एशिया का पूरा।
तो इस तरीके से ये ट्रेड रूट आपको याद करना है, काफी इंपॉर्टेंट है कहां से कहां तक ये गए हैं। तो आगे देखते हैं, अब है हमारा टॉपिक सभा एंड समिति का। तो सभा एंड समिति क्या होती है बच्चों? जनपद एंड असेंबलीज कॉल्ड सभा एंड समिति। जो जनपद और असेंबलीज, असेंबली क्यों किए जाते हैं कंडक्ट? असेंबली में क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको किंग के सामने, मतलब सभी लोग एक जगह पे होते हैं और वहां पे कुछ स्पीचेस वगैरह होती हैं। तो जनपद से असेंबली जो है उसी को क्या कहा गया है बच्चों? सभा एंड समिति। जनपद से असेंबली को क्या कहा गया है? सभा एंड समिति। These groups discussed important matters related to administrations, security and public welfare. तो ये सभी जो ग्रुप्स है सभा एंड समिति वाले, ये सभी क्या डिस्कस करते हैं? इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स जो है उसको लोग एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखते हैं, वहां पे किंग भी प्रेजेंट होते हैं और इसको लोग वहीं पे सॉल्यूशन इसका ढूंढते हैं। सिक्योरिटी के बेसिस पे कोई भी इशू अगर होता है तो, और पब्लिक वेलफेयर, कुछ भी लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो ये सभा एंड समिति में लोग जनपद में उस टाइम पे सब कुछ डिस्कस किया करते थे। दे हेल्प रूलर्स गवर्न इफेक्टिवली। और इससे क्या होता है कि रूलर्स जो है वो इफेक्टिवली, काफी अच्छे तरीके से रूल कर सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम को सुन के। जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में जैसा होता है बच्चों, आपने सुना होगा, तो डेमोक्रेसी में लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है वो काम करती है लोगों के हिसाब से। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। अब है रोल ऑफ द राजा या फिर किंग कह सकते हैं। किंग का क्या रोल हुआ करता था उस टाइम? तो आइए देखते हैं। द राजा वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। जो राजा हुआ करते थे वो कौन थे? हेड ऑफ द स्टेट बच्चों। किंग आपने सुना होगा, वो हेड ऑफ द स्टेट कहे जाते थे। बट ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल अलोन। वो अकेले नहीं रूल करते थे, उनके अंडर में बहुत सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे। He consulted ministers, elders and assemblies. इन्होंने किन लोगों को कंसल्ट किया? मिनिस्टर्स को, एल्डर्स को और असेंबलीज को, बिफोर मेकिंग लॉज, इंपॉर्टेंट डिसीजंस और लॉज फॉर द किंगडम। मतलब कि जैसे कि आप देख लो, कोई भी गवर्नमेंट होती है मतलब डेमोक्रेसी वाली, तो उसमें क्या होता है कि सारे जो डिसीजंस है वो सिर्फ पीएम नहीं लेता, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नहीं लेता, वो पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन करते हैं कि क्या ये जो मैं लेने वाला हूं ये डिसीजन सही है। और यहीं पे क्या होता है कि लोगों से सब लोग अपने अपने आर्ग्यू करते हैं, यहाँ पे कुछ बताते हैं जो भी प्रॉब्लम्स उनको दिखती है और इसके हिसाब से वो लोग रूल करते हैं। तो पहले के टाइम पे भी बच्चों इसी टाइप से बनाया जाता था, कोई भी न्यू लॉ या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस को भी ऐसे ही लिया जाता था। तो आगे देखते हैं। अब है हमारा मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम क्या होता है? तो मेनी महाजनपद फॉलोड अ मोनार्की। बहुत सारे जो ज्यादातर महाजनपद थे उनमें क्या, कौन सा सिस्टम चलता था? मोनार्की। मोनार्की क्या होता है बच्चों? तो मोनार्की होता है एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे पावर वाज हेल्ड बाय अ किंग। जहां पे पावर जो है वो किसके हाथ में होती है? किंग के हाथ में। जो आपने पहले के टाइम में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें आपको देखने को मिलता है। एंड यूजुअली पास्ड फ्रॉम फादर टू सन। तो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो किंग के जो बच्चे होते थे, उनके बेटे होते थे, तो बाद में किंग, जब किंग नहीं रहते थे, जब वो हट जाते थे, जब किंग पासेस अवे हो जाते थे, उसके बाद किसके पास मिल जाती थी सारी पावर? किंग के सन के पास। किंग के जो बेटे होते हैं उनको मिल जाती थी, वो किंग बन जाते थे। ऐसा होता था पहले के टाइम पे। द किंग वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर एंड प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम। जो किंग होते थे, तो क्योंकि वो पूरे के पूरे स्टेट को लीड कर रहे हैं, तो कुछ भी अगर अंदर वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो सबके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? किंग ही होंगे, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ मेंटेन करना है, प्रोटेक्ट करना है किंगडम को, अपने पूरे किंगडम को उन्हीं के ऊपर पूरी जो होती है जिम्मेवारी वो वही उठाता है। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। तो अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस क्या है बच्चों? सम महाजनपद सच एज वाजी एंड मल्ला फॉलोड अ डिफरेंट सिस्टम। तो कुछ महाजनपद जो है, जो कि वाजी और मल्ला, ये भी 16 में से दो है, ये यहाँ पे दूसरे टाइप का थोड़ा डिफरेंट सिस्टम फॉलो किया जाता था। इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकिंग थ्रू डिसीजंस एंड वोटिंग इन असेंबलीज। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते थे वो डिस्कशंस के थ्रू और वोटिंग, यहां पे वोटिंग होती थी। कहां पे? वाजी और मल्ला में, इन दो जगह में, वाजी और माला में क्या होती थी? वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हुई थी। बाकी जगहों पे किंग का मोनार्कियल रूल होता था, मोनार्की होती थी जहां पे पूरा का पूरा पावर किंग के हाथ में था। बट ये जो वाजी और मल्ला है, इन दोनों जगहों पे लोगों को भी एक राइट दिया गया, वोटिंग इन असेंबली। वोटिंग का स्टार्ट हुआ यहीं से और डिसीजंस इसी के थ्रू लिए गए।
दिस गेव पीपल अ ग्रेटर रोल इन गवर्नेंस, जो कि हमें डेमोक्रेसी में भी देखने को मिलता है, और इसी से लोगों को एक ग्रेटर रोल मिला गवर्नेंस में। लोगों को दिखा कि हाँ, हमारा वोट हम लोग किसको देते हैं, किस चीज के लिए, मतलब कि हम लोग भी एक तरीके से इनडायरेक्टली जो लोग हैं, जो पीपल है, वही लोग अपने देश को लीड कर रहे हैं, उनको ऐसा थोड़ा फील होने लगा, जो कि बिल्कुल सही भी है, डेमोक्रेसी के तरह ही होने लगा, डेमोक्रेसी ही होने लगा। तो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन यहां से शुरू होती है। आगे देखते हैं। तो अर्ली रिपब्लिक्स में क्या होता है बच्चों? बिकॉज असेंबलीज प्लेड अ मेजर रोल इन सेलेक्टिंग रूलर्स एंड मेकिंग डिसीजंस। आपने अभी देखा कि जो असेंबलीज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अपने जो रूलर्स है उनको इलेक्ट करने के लिए। और वाजी और मल्ला जो है आर ऑफ्टन कॉल्ड सम ऑफ द अर्लीस्ट रिपब्लिक्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इनको अर्लीस्ट, सबसे वर्ल्ड हिस्ट्री में रिपब्लिक का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले वाजी और मल्ला ने ही यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को बीच में लाया था, इंपोज करवाया था, सबसे पहले इंप्लीमेंट करवाया था। तो आगे देखते हैं आयरन टेक्नोलॉजी कैसे आती है। आयरन जो लोहा होता है वो कैसे आया? तो मेनली आयरन को लोग टूल्स बनाने के लिए, यूज करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किए थे। तो देखिए, आयरन टेक्नोलॉजी ब्रॉट मेजर चेंजेस टू द सोसाइटी। आयरन जब से आया सोसाइटी में हमारे, उस टाइम से काफी मेजर चेंजेस देखने को लोगों को मिलती है। आयरन टूल्स इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर। आयरन टूल्स से क्या हुआ? एग्रीकल्चर जो था वो काफी इंप्रूव हुआ, क्योंकि जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो उन लोगों को काफी अच्छा एक टूल मिल गया, ताकि वो आसानी से प्लगिंग कर सके, वगैरह वगैरह, जो भी एग्रीकल्चरल वर्क्स होती हैं वो सभी को परफॉर्म कर सके। वेल स्ट्रॉन्गर वेपन्स इंक्रीज्ड मिलिट्री पावर। और जब आयरन आया तो उससे क्या हुआ कि मिलिट्री पावर में भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को एक बहुत अच्छा एक सोर्स मिला, जिससे वो लोग वॉर में, वेलफेयर में जा सकते हैं, जिसको यूज कर सकते हैं। और उसी से फिर स्टार्ट हुआ टूल्स मेकर बने लोग। दिस हेल्प्ड किंगडम्स ग्रो एंड बिकम मोर प्रॉस्पेरस। और इसी से क्या होता है, जो पूरा का पूरा किंगडम बहुत ज्यादा ग्रो करने लगता है, क्योंकि वहां की मिलिट्री ग्रो करती है, वहां के एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं। और अगर मिलिट्री और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो जो कंट्री है, जो मतलब स्टेट जो यहाँ पे बना है, महाजनपद, वो ऑब्वियसली ग्रो करेगा काफी तेजी में बाकी के कंपैरिजंस में। आगे देखते हैं। अब है हमारा कॉइन्स एंड ट्रेड। इसके बाद क्या आता है? कॉइन्स का सिस्टम आता है, ट्रेड का और कॉइन्स का। ट्रेड होगा बच्चों तो कैसे होगा? आखिर ये जो करेंसी आप यूज करते हो, जो रुपया होता है हमारे इंडिया में, तो ये आखिर आया कहां से? मतलब इसी टाइप से सबसे पहले तो आया यहाँ पे महाजनपद में। तो यही हम लोग स्टार्ट करते, देखते हैं इसमें क्या है। एज ट्रेड एक्सपैंडेड, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था, लोगों की नीड्स बढ़ रही थी, क्योंकि ट्रेड करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए कोई एक सिस्टम होना चाहिए ना, कि आपको मैं ये दूंगा तो आप मुझे वो सामान दे सकते हो जो मेरे को नीड है। तो सबसे पहला, सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम था, ठीक है। और वो लेस प्रैक्टिकल होने लगा इस टाइम तक। बार्टर सिस्टम जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक इंसान को कोई दूसरा सामान चाहिए और दूसरे को ये सेम सामान चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर देख ले कि मुझे चावल चाहिए और आपको आटा चाहिए, बट अगर हम दोनों को एक दूसरे का सामान, मतलब मेरे पास अगर आटा है, आपके पास चावल है, तो आप उस राइस को मुझे दे सकते हो, मैं आपको जो व्हीट फ्लोर है वो दे सकता हूं। तो बार्टर सिस्टम यही होता है कि जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है और जिस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर ले, यही होता है बार्टर सिस्टम बच्चों। और ये हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस चीज की जरूरत मुझे हो वो आपको भी हो। तो इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में ये फेल हो जाता था। तो इसी के बाद क्या होता है, इन लोगों ने इंपोज करवाया पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स। इस टाइम पे सिल्वर कॉइन्स इन लोगों ने इंपोज करवाए। वर इंट्रोड्यूस्ड एंड इंडियाज अर्लीस्ट नोन कॉइन्स। और सबसे पहले इंडिया का यही जो सिल्वर कॉइन्स थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स, इसी को सबसे पहला कॉइन बताया गया इंडिया में। दे मेड बाइंग एंड सेलिंग इजियर। तो कॉइन्स से सेलिंग और बाइंग काफी इजी हो गई, क्योंकि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। मीन्स कि कोई भी इंसान इसको एक्सचेंज करके कोई भी सामान ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है यहाँ पे वर्ण और जाति सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? वर्ण क्या होते हैं? सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द वर्ण एंड जाति सिस्टम, जो कि अभी भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, इनटू 4 टाइप्स। जाति सिस्टम जो था हमारा, कास्ट सिस्टम, वो 4 टाइप्स में था। पहले थे उसमें ब्राह्मण्स, सेकंड थे क्षत्रियास, थर्ड थे उसमें वैश्यास और फोर्थ
शूद्र। तो ये हमारा वन शॉट लेक्चर है, तो इतना ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट इतना देख लो, आप देख सकते हो कि ये जो ब्राह्मण्स होते थे इनको सबसे बड़ा माना जाता था, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो टीचर्स जितने भी होते थे वो सभी ब्राह्मण्स होते थे, सबसे ऊंचा दर्जा ब्राह्मण्स को दिया जाता था। सेकंड पे थे क्षत्रियास जो कि युद्ध में, वॉर में बहुत ज्यादा पार्ट लेते थे। फिर थे वैश्य, और लास्ट में आते हैं शूद्र। शूद्र को सबसे ज्यादा मतलब पिछड़ा वर्ग माना जाता था, मतलब कि ये तीनों जो टाइप्स हैं इनको काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जाति वॉज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, जाति को किस चीज पे बेस्ड बनाया गया था? ऑक्यूपेशन पे, कौन इंसान कौन सा काम कर रहा है उसके बेसिस पे, सच एज फार्मिंग, ट्रेड एंड क्राफ्ट्समैनशिप। उस टाइम पे ये तीनों मेजॉरिटी में जो लोग काम करते थे वो हुआ करते थे। तो आगे देखते हैं, अब है हमारा ट्रेड रूट्स इन साउथ इंडिया। ट्रेड रूट कैसे कैसे इन्वॉल्व हुआ और कैसे कैसे और बढ़ा, और साउथ इंडिया के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट रूट्स लाइक उत्तर पथा एंड दक्षिण पथा कनेक्टेड डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट रूट्स थे, उत्तर पथा एंड दक्षिणा पथा, तो इन दोनों ने डिफरेंट रीजन्स, इंडिया के काफी अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करने का काम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द चोलास, चेरास एंड पांड्यास एमर्ज्ड इन साउथ इंडिया। और इसी पीरियड में क्या होता है, जो चोलास, चेरास और पांड्यास आपने सुना होगा, ये सभी साउथ इंडिया में आ जाते हैं, एमर्ज कर जाते हैं। एंड बिकेम एक्टिव ट्रेडर्स, और ये सभी आकर यहाँ पे एक्टिव ट्रेडर्स के तौर पे ये आते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ये लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहां तक हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट होता है ओवर बच्चों। तो अब है हमारा कंक्लूजन एंड टाइमलाइन। तो मेन कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, और मेन कुछ टाइमलाइंस हम लोगों को देखना है। द सेकेंड अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया थ्रू द ग्रोथ ऑफ सिटीज, ट्रेड, आयरन टेक्नोलॉजी। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन, जैसा अभी हम लोगों ने देखा चैप्टर में कि जब सेकेंड अर्बनाइजेशन आया तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को हमें इंडिया में मिला। उसमें क्या क्या दिखा? ट्रेड में ग्रोथ मिली, जैसे कि लोगों ने महाजनपद बनाए रिवर गंगा के पास में, जिससे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, ट्रेड बहुत अच्छा हुआ। आयरन टेक्नोलॉजी, काफी ज्यादा मिनरल्स, आयरन एक्सट्रैक्ट होने लगे। कॉइन्स बनाया फिर लोगों ने, पावरफुल स्टेट्स को स्टैब्लिश किया। दीज डेवलपमेंट्स लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर एम्पायर्स एंड शार्पेंड इंडियंस सिविलाइजेशन फॉर सेंचुरीज। तो इन सभी चीज के बाद क्या हुआ, जो डेवलपमेंट हुई वो बहुत हाई अमाउंट में होने लगी, और जिसका हमें रिजल्ट क्या दिखा कि जो पूरा का पूरा इंडिया है वो सेंचुरीज टाइम पे, काफी टाइम पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सिविलाइजेशंस आ गई, और फ्यूचर एम्पायर बहुत सारा क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हमारा स्लाइड होता है खत्म। और ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको लर्न करने हैं, सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। ये कुछ टाइमलाइंस दिए गए हैं। हड़प्पन डिक्लाइन कब हुआ सिविलाइजेशन? 1900 बीसीई में। बिफोर द, बीसीई का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा, और बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं इसको। और 1200 बीसीई ये क्या जनपद एमर्ज हुए 1200 बीसीई में। 800 टू 600 बीसीई में महाजनपद ग्रो होना स्टार्ट हुए थे बच्चों, और 300 बीसीई में महाजनपद सारे डिक्लाइन हो गए। एंड ऑफ महाजनपद इस टाइम पे होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।